Hey guys, welcome back to a new fresh video. My name is Shailesh Yadav and you are watching Medico Stack. मैंने ऑलरेडी एनाटॉमी पे 4 वीडियोस बना दिया है, जाओ चेक करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग को इजी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए वीडियोस को देखने में। सीरीज वाइज देखना ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप हर एक लेक्चर समझेगा। और नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे तो वो है कॉर्नियल एनाटॉमी करेंगे। और उसके साथ साथ आगे के नेक्स्ट वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा इसके डिजीज़ की जो भी पार्ट्स है कंप्लीट हो सके। डिजीज़ पार्ट खाली जो लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पीजी में कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है, और स्पेशली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लोग के लिए ये पार्ट रहेगा। कॉर्निया का जो एनाटॉमी है इसका फर्स्ट ईयर को भी काम आ सकता है, सेकेंड ईयर को भी काम आ सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो कॉर्नियल एनाटॉमी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कॉर्नियल एनाटॉमी के ऊपर। कॉर्निया जो होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और वो होता है वेस्कुलर, और साथ ही साथ में वो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप याद रखना कि एक तो ट्रांसपेरेंट होता है और वेस्कुलर होता है, वहाँ पे कोई ब्लड वेसल सप्लाई नहीं होता, और ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉर्निया जो है वो हमारे आई बॉल का टोटल 1/5 पार्ट ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आउटर फाइब्रस कोट ऑफ आई बॉल, ठीक है, ऑक्यूपाइज 1/5 आउटर फाइब्रस कोट ऑफ द आई बॉल। ये हमारा कॉर्निया ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका बात करते हैं हम डायमेंशंस की। डायमेंशंस कितना होता है हमारे कॉर्निया का। मैं यहाँ पे पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ कॉर्निया का फटाक से। मैंने यहाँ पे तो डायग्राम बना लिया है, लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, टीयर फिल्म वाला पार्ट, ठीक है, जो हमने लैक्रिमल सिस्टम में मैंने किया था। आप लोग को याद होगा जब भी हमने टीयर फिल्म ये पार्ट किया था। कॉर्निया टीयर फिल्म है, टीयर फिल्म के नीचे कॉर्निया रहता है, इसका मतलब कॉर्निया के ऊपर टीयर फिल्म का एक लेयर रहता है। मैं यहाँ पे अपने डायग्राम में भी बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टीयर फिल्म भी बना लिया। देखो ये हमारा ब्लैक में कॉर्निया दिख रहा है और ग्रे में जो है वो हमारा टीयर फिल्म है। डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशंस हम पहले यहाँ पे एंटीरियर, पोस्टीरियर और में देखेंगे। जो ये हमारा एंटीरियर सरफेस है, आगे वाला सरफेस है, ठीक है, एंटीरियर सरफेस। ये कैसा दिखता है, एलिप्टिकल दिखता है, एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल मतलब ओवल शेप में रहता है। देखो ये कुछ ओवल शेप में आप लोग को दिख रहा है, ये वाला सर्कल मत देखना, ठीक है। ये ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट है इसको देखो, ये एलिप्टिकल ओवल शेप में अंडे जैसा दिख रहा होगा, आधा अंडा आपको दिख रहा रहेगा, और ये इसको बोलते हैं हम एलिप्टिकल। और इसका डायमीटर हम बात करेंगे तो ये अराउंड 11 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, यहाँ पे समवेयर इसका सेंटर रहेगा। यहाँ सेंटर से पूरा देखेंगे डायमीटर, तो इसका अराउंड 11 मिलीमीटर रहता है। ये हो गया हमारा एंटीरियर सरफेस। बात करेंगे पोस्टीरियर, जो अंदर वाला है। ये पोस्टीरियर आप लोग को कैसा दिख रहा होगा, सर्कुलर दिख रहा होगा, पोस्टीरियर सरफेस। ये कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है। और इसका डायमीटर की बात करें तो अराउंड ये 11.5 मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू में। अब कॉर्निया की प्रॉपर बात करें तो इसका थिकनेस कितना होता है, कॉर्निया की बात करें आप तो इसका थिकनेस अराउंड 0.5 to 0.6 मिलीमीटर इसका थिकनेस होता है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि रेडियस एक सर्कल का ये रेडियस होता है, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा बचपन में। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका, तो अराउंड 5 मिलीमीटर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता दूंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इसका अराउंड 1.376 होता है। और रिफ्रैक्टिव पावर इसका अराउंड 45 डायोप्टर्स होता है। ठीक है, ये बात हो गया हमारा डायमेंशंस की। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली डिजीज़ अगर समझना है तो ये हमको हिस्टोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी होता है कॉर्निया की। विदाउट हिस्टोलॉजी पढ़े हम लोग को कॉर्निया की डिजीज़ समझेगा नहीं, क्योंकि कॉर्निया में कौन कौन से लेयर्स आते हैं, कितने उसमें लेयर्स है टोटल, अगर वही नहीं पता है तो डिजीज़ में हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से पार्ट में। अगर समझ लो वहाँ पे स्ट्रोमा बताया, स्ट्रोमा में इफेक्ट हो रहा है या फिर एपिथेलियम में इफेक्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए कि वो लेयर कहाँ पे आता है, सुपरफिशियल आता है, डीप आता है, एकदम डीप आता है। तो आप लोगों को हिस्टोलॉजी इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट वही डिस्कस करूँगा आपके साथ, हिस्टोलॉजी ऑफ द कॉर्निया। सो स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजी से। सो मैं आप लोग को बस इसमें ये चीज़ एडवाइस करूँगा कि आपको एटलीस्ट इसके लेयर्स याद रखना पड़ेगा, और उस वो लेयर में कौन से सेल से वो बना है, बस इतना आप याद रखेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं। थिकनेस तो मैं बताऊँगा ही, इसमें उसका थिकनेस कितना होता है, उसका काम क्या है वो मैं बताऊँगा, लेकिन आप लोग कम से कम याद रखो कि कौन सा लेयर से आते हैं इसमें, और वो कौन से टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, सब बस आप इतना याद रखो। सो फर्स्ट लेयर यहाँ पे हम बात करते हैं, तो फर्स्ट लेयर सुपरफिशियल लेयर आता है हमारा एपिथेलियम लेयर। सो मैं यहाँ पे फटाक से एपिथेलियम लेयर बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। सो ये हो गया हमारा एपिथेलियम लेयर, फर्स्ट जो सुपरफिशियल लेयर आता है। बात करेंगे एपिथेलियम को थोड़ी सी और डिटेल में। सो ये बना होता है स्ट्राइटेड स्क्वामस टाइप ऑफ सेल, और कंटिन्यू करता है लिम्बस की तरफ। लिम्बस आप लोग को पता रहेगा, मैंने बहुत बार बता रहेगा। और इसमें कम से कम 5 से 6 लेयर्स रहते हैं। जैसे एक लेयर हो गया, इसके ऊपर 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसे टोटल 5 से 6 लेयर्स का ये बना रहता है। सो ये हो गया हमारा स्ट्राइटेड स्क्वामस टाइप ऑफ सेल्स का बना रहता है, और कंटिन्यू करता है लिम्बस तक। ठीक है, 5 से 6 लेयर में बना रहता है टोटल। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ये 5 से 6 लेयर्स कौन कौन से, क्योंकि ये अलग अलग टाइप से बने रहते हैं, इसके लिए इसके भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आप थोड़ा सा एक बार साथ साथ में मेरे पढ़ते जाओ। सो देखो, एकदम जो डीप लेयर है उसको हम बोलते हैं बेसल लेयर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसल लेयर, और वो बना रहता है कॉलुमिनर सेल्स के साथ, कॉलुमिनर सेल्स से बना रहता है। सो इसके बाद इससे थोड़ा सुपरफिशियल अराउंड 2 लेयर ऊपर, 2 लेयर्स, सुपरफिशियल 2 लेयर्स। सो ये रहता है विंग के जैसा बोल सकते हैं, या फिर अम्ब्रेला। और मोस्ट जो सबसे टॉप 2 लेयर्स रहते हैं, मोस्ट अपर लेयर, सो वो बने रहते हैं फ्लैटेंड सेल्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एपिथेलियम लेयर। इसके बाद हम बात करेंगे जो सेकेंड लेयर में आता है, उसको हम बोलते हैं बोमेन्स लेयर। अब मैं फटाक से यहाँ पे उसको बना लेता हूँ। ठीक है, सो ये हमारा नेक्स्ट लेयर हो गया बोमेन्स मेम्ब्रेन। सो बोमेन्स मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सो ये बना रहता है मास्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन के फाइबर्स से बना रहता है। सो यहाँ पे फटाक से लिख देता हूँ। और इसकी थिकनेस अराउंड 12 माइक्रोमीटर्स रहती है। और थर्ड पॉइंट जो है वो कि बैक्टीरिया को रेजिस्ट करने में काम करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तो वो है कि अगर यहाँ इस मेम्ब्रेन में अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन हुआ तो वहाँ पे हीलिंग होगा, लेकिन साथ साथ में वहाँ पे स्कार्स भी रह जाते हैं, और ये वापस से रीजनरेट होने के इसके चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बोमेन्स लेयर, या फिर बोमेन्स मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे थर्ड लेयर की, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, या फिर सब्सटेंशियल प्रोपिया भी हम इसके नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट जो हमारा लेयर है उसको मैं फटाक से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ।
सो अब इसकी बात करें, सो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हमको स्ट्रोमस दिखता है, इसके लिए इसको स्ट्रोमल बोला जाता है और इसको सब्सटेंशियल प्रोपिया भी बोला जाता है। सो इसके दो नाम हैं। सो अब इसकी बात करें तो यहाँ पे भी कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और इसका थिकनेस 0.5 mm होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है इनके बीच में, तो मैट्रिक्स किसका बनता है उसका हम बात करते हैं अब। सो कोलेजन प्लस हाइड्रेटेड मैट्रिक्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस से ये बना रहता है। सो ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रोमल लेयर। नेक्स्ट हमारा लेयर है उसको बोलते हैं डुआस लेयर। इसमें यहाँ पे फटाक से डुआस लेयर बना देता हूँ और बात करेंगे फिर डुआस लेयर की। सो डुआ लेयर में बात करें तो डुआ लेयर जिसको इन्वेंट किया था वो एक इंडियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था जिनका नाम था डॉक्टर हरविंदर डुआ। सो उनके नाम से ये लेयर को नाम रखा गया है। सो मैं यहाँ पे इनका नाम और उनका डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी थिकनेस की बात करेंगे। सो इसकी थिकनेस अराउंड 15 माइक्रोमीटर होता है और इसका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है और इम्प्रीवियस टू एयर रहता है, ठीक है। सो इसका फंक्शन है। सो ये हो गया हमारा डुआस लेयर भी कंप्लीट, जो कि चौथा लेयर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ लेयर की, जिसको हम बोलते हैं डिसेमेंट्स मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैं उसको यहाँ पे मेम्ब्रेन भी बना लेता हूँ और इसके बाद का जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम, वो भी मैं साथ साथ में बना ही लेता हूँ। तो बाद में एक एक करके हम दोनों की बात करेंगे। सो डेसिमेंट्स लेयर की बात, मेम्ब्रेन की बात करें तो ये बना होता है कोलेजन से और ग्लाइकोप्रोटीन से। सो ठीक है, यहाँ पे मैं वो पॉइंट लिखता हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है किसके अगेंस्ट, केमिकल एजेंट्स, ट्रॉमा और पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस के अगेंस्ट रहता है। और एक पॉइंट कि ये अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है मेम्ब्रेन तो ये वापस से रीजनरेट हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे बोमेंस लेयर में ये रीजनरेट नहीं हो सकता था, बल्कि डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन जो है वो वापस से रीजनरेट होने की कैपेबिलिटी रखता है। सो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। सो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन। लास्ट मेम्ब्रेन की बात करते हैं जो कि हमारा एंडोथीलियम। सो एंडोथीलियम बना किसका रहता है, तो ये देखो एक सिंगल लेयर है, ठीक है। सिंगल लेयर में रहता है फ्लैट पॉलीगोनल एपिथेलियल सेल्स का ही बना रहता है। सो कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट polygonal epithelial cells और इसका सेल डेंसिटी अराउंड 30,000 सेल्स पर mm² का इसका डेंसिटी रहता है। डेंसिटी मतलब इतना घना ये रहता है, ठीक है। आई होप आप लोग को हिस्टोलॉजी का पार्ट पूरा समझा रहेगा। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं। सो ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजीज़ पार्ट जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इसको समझने के लिए, डिजीज़ पार्ट को समझने के लिए हिस्टोलॉजी समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब ब्लड सप्लाई की। सो देखो नॉर्मली मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि ये अवेस्कुलर होता है, ठीक है। लेकिन देखो कॉर्निया इज एन अवेस्कुलर स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे स्मॉल लूप्स प्रेजेंट रहते हैं डिराइव फ्रॉम द एंटीरियर सिलियरी वेसल्स अबाउट 1 मिलीमीटर। ये ना 1 मिलीमीटर अराउंड ये कॉर्निया के अंदर घुसते हैं, ठीक है। सब कंजंक्टिवल टिश्यू लूप्स ओवरलैप्स द कॉर्निया। जो सब कंजंक्टिवल टिश्यू है जो कॉर्निया के ऊपर रहता है वो है ना क्या करता है, जब मैं कंजंक्टिवल एनाटॉमी बताऊंगा आपको तब आप लोग को ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा कि जब कंजंक्टिवा कॉर्निया के ऊपर लाई कर रहता है तो इसके जो लूप्स रहते हैं, स्मॉल लूप्स जो एंटीरियर सिलियरी वेसल्स से आते हैं, वो हमारे 1 मिलीमीटर अराउंड कॉर्निया के अंदर भी सप्लाई करने का कोशिश करते हैं और होते भी है, ठीक है। ये हो गया ब्लड सप्लाई की। नर्व सप्लाई की बात करें तो देखो सप्लाइड बाय एंटीरियर सिलियरी नर्व। एंटीरियर सिलियरी नर्व ये डिराइव्ड होता है क्रेनियल नर्व से। फिफ्थ नर्व
ऑप्थेल्मिक नर्व जिसको बोला जाता है, इसका ब्रांच जो होता है एंटीरियर सिलियरी नर्व, जो कि यही हो गया एंटीरियर सिलियरी नर्व। सो गोज अबाउट 2 मिलीमीटर इन कॉर्निया। सो कॉर्निया के अंदर ये 2 मिलीमीटर तक जाता है और नर्व्स लूज देयर माइलिन शीट, ये माइलिन शीट अपना वहाँ पे लूज कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या करते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड्स डाइकोटोमसली, डाइकोटोमसली का मतलब ये होता है डिवाइड करना, क्लासीफाई करना। सो यहाँ पे ये टोटल 3 प्लेक्सिस फॉर्म करते हैं जिसका नाम है स्ट्रोमा, सब एपिथेलियल और इंट्रा एपिथेलियल। सो ये 3 आप लोग को याद रखना पड़ेगा। बहुत ही बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कॉर्निया को कौन सा नर्व सप्लाई किया जाता है। ऑप्शन में या तो एंटीरियर सिलियरी नर्व दिया रहेगा या फिर 3 में से नाम दिया ही रहेगा, ठीक है, या फिर तीनों दिया रहेगा और बोल देंगे फोर्थ ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ देम अबव। सो आप लोग ये याद रखना। सो ये हो गया हमारा टोटल पूरा एनाटॉमी ऑफ द कॉर्निया।